चल चालू करो। नमस्ते सभी को, सभी का इस दूसरे लेक्चर में स्वागत है। थोड़ा टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें आज शुरू करने में देरी हो गई है। स्क्रीन शेयर करने की मैंने कोशिश की है पर शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। देखते हैं हम कैसे होता है अभी। आज का जो हमारा टॉपिक था आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए लाइफस्टाइल कैसे रखनी चाहिए हमें, तो वो टॉपिक आज हम देखेंगे। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही तो मैं बाद में जो ग्रुप है उसमें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो मैं डाल दूँगा। दिनचर्या या डेली रेजिमेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या क्या कहता है हमें, क्या क्या करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, सो दैट हमारा हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। आवाज़ मेरी शायद आ रही है बराबर। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं दिनचर्या। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति की हेल्थ बनाए रखना और जो भी बीमार आदमी है उसको अच्छा करना, ये दो बेसिक प्रयोजन है। उसमें से जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बनाए रखना, जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो वो आयुर्वेद का पहला मोटिव है। उसके लिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि चार बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेद में बताए गए हैं। जो दिनचर्या या मात्रा में खाना जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, फिर दिनचर्या जो आज हम देखने जा रहे हैं, फिर ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रेजिमेंट, उसके बाद नेचुरल अर्जेस को रोक के नहीं रखना, ये जो फोर्थ प्रिंसिपल था, और उसके बाद मेंटल स्ट्रेस या मानसिक जो भी बीमारियां हैं उसके प्रिवेंशन के लिए जो बातें बताई है वो, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। उसमें जो पूरे दिन में हम गतिविधि करते हैं या सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं वो है दिनचर्या। जो हम आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य तीन जो है वो आयुर्वेद में अपने पिलर बताए गए हैं, या फिर स्वास्थ्य जो हमारा टिकना चाहिए उसके लिए तीन चीज़ें जो है वो पिलर के तौर पे काम करती है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। और उसी से हमारे दोष धातु और मल जो है उनका बैलेंस जो है वो बना रहता है। अभी आयुर्वेद क्या कहता है हमें कितने बजे उठना चाहिए या कैसे करना चाहिए, तो आयुर्वेद ऐसे कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्मी मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा या 96 मिनट पहले, मतलब कि ऑलमोस्ट 5, 5:30 या 6 बजे तक जो है वो हमें उठ जाना चाहिए। ऐसे आज मॉडर्न में एक कहावत कही जाती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से जिनको पीड़ा होगी या जो लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता होगा, वो लोगों को के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह मतलब रात को 2 से सुबह 6 बजे तक जो है वो वात का समय आयुर्वेद में कहा गया है। फिर सुबह 6 से 10 बजे तक जो है वो कफ का काल होता है। तो कफ का काल लगने से पहले वात के काल में ही अगर हम उठ जाते हैं तो सारे वेग, मतलब मलमूत्र स्टूल या फिर पेशाब जो है उसके वेग या उसको बहिर्निर्हरण जो है वो वात करवाता है आयुर्वेद के हिसाब से। और उस वात के काल में अगर हम उठते हैं तो नेचुरली जो हमारा पेट है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके लिए फिर कोई
चाय कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं होती है या 2 लोटा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर नेचुरली जो है वो पेट साफ अच्छे से आ जाता है। उसके बाद आयुर्वेद कहता है कि शौच विधि और शरीर की चिंता जो है वो हमें करनी चाहिए। मतलब सुबह उठने के बाद अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो हमें नींद पूरी नहीं है तो उस व्यक्ति को वापस से सो जाना चाहिए, और जिसकी नींद पूरी हो गई है उसको उठ के सुबह में पानी पीने का सजेशन जो है वो भाव प्रकाश और आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो ये एक खास चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठ रहा है, सूर्योदय के पहले उठ रहा है, उसी को पानी पीना है, जिसको आयुर्वेद में ऊषपान कहा जाता है। बाकी कोई भी सुबह 8 बजे उठ के पानी पीने का ऐसा आयुर्वेद ने नहीं कहा है। जो सूर्योदय के पहले उठ रहा है वही पानी पी सकता है, बाकी लोगों को प्यास नहीं है तो पानी नहीं पीना है। जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना है, और ब्राह्मण मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उसी को पानी पीना है। मल प्रवृत्ति जो है शौच में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना है, और मल को बिल्कुल भी रोक के नहीं रखना है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली हाउसवाइफ को ऐसे आदत होती है कि सुबह टिफ़िन बनाना होता है या बच्चों का स्कूल होता है या कुछ भी जो भी काम होता है, तो वो लोग जनरली टॉयलेट में नहीं जाते हैं या स्टूल का जो वेग है या जो मोशन है वो रोक के रखते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है। वो हम इससे 4th वाले लेक्चर में वो हम देखने वाले हैं। तो वो हम देखेंगे कि नॉर्मली सिर्फ हम मोशन में जब टाइम टू टाइम नहीं जाए तो भी क्या क्या बीमारियां होती है, वो भी आयुर्वेद में बड़ी सी लिस्ट दी गई है। उसमें हार्ट डिसीज तक भी हो सकता है, इसलिए हमें ये चीज़ खास ध्यान रखनी है। मतलब चीज़ जिसको बोलते हैं ना, जैसे शक्तिमान कहता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वैसा ये है कि ये बातें छोटी छोटी है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे शरीर में बहुत बड़े लेवल में आता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा शौच की पोजीशन बताई गई है। जैसे हम इंडियन टॉयलेट है तो वो एक आइडियल पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू कमोड, क्योंकि कमोड में जो एंगल बनता है मसल के साथ हमारे पेट का वो 90 डिग्री में बनता है, और इंडियन टॉयलेट में वो एंगल कम होता है। उससे नेचुरली हमारे पेट के जो स्नायु है, जो पेक्टोरलिस मसल होती है, वो प्रेस होती है, या फिर वहाँ से जो भी मल है या कचरा है वो इजीली निकल जाता है। इसलिए आइडियल इज इंडियन टॉयलेट जो है वो आइडियल है शौच विधि के लिए। उसके बाद आयुर्वेद में बताया गया है दंत धावन और जीवा निर्लेखन। दंत धावन यानी कि ब्रश जिसको हम आज कहते हैं, तो उसमें उस ज़माने में अलग अलग वनस्पतियों के दातून जिसको कहते हैं हम, जैसे वड है, खैर है, करंज है, अर्जुन, नीम का पेड़ है, ऐसे अलग अलग वृक्षों के दातून करने के लिए बोला गया था। दातून हमेशा कोमल या सॉफ्ट होना चाहिए ऐसे बोला था। उसके बाद दातून जो है वो 3 रसों से युक्त होना चाहिए ऐसा कहा गया है, जिसमें कड़वा है, तूरा है और तीखा है। कड़वा यानी कि जो बिटर टेस्ट होता है, तूरा यानी कि जो कषाय रस वाला होता है जिसको तुरट बोलते हैं मराठी में, और तीखा। जो दातून है वो अपनी जो छोटी उंगली होती है लास्ट लिटिल फिंगर उसके थिकनेस जितना होना चाहिए, और वो 12 अंगुल लंबा जो है वो होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। जो कड़वा रस होता है दातून में वो कफ और इन्फेक्शन को दूर करता है। तीखा रस जो है वो हमारा भोजन के प्रति आस्वाद जो है रुचि बढ़ाता है, और तूरा जो रस है वो मुंह को साफ करता है, कफ जो है वो सारा निकाल देता है। और अगर हमारे पास दातुन नहीं हो तो इन जो वनस्पति है उनका हम चूर्ण करके दंत मंजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात कि हम जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें एक वार्निंग लिखी होती है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन सीक द प्रोफेशनल असिस्टेंट और मेडिकल एडवाइस। फिर कुछ इसमें लिखा होता है कि 6 साल के बच्चों को पी साइज़ का अमाउंट का ही फ्लोराइड टूथपेस्ट देना है, या उससे ज़्यादा अगर देते हैं और वो स्वेलो होता है तो इट इज़ पॉइजनस इफेक्ट। क्योंकि आज सारे टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं,
कि जो फ्लोराइड ऐसा एक घटक है कि जो एक पॉइजनस कंटेंट माना जाता है। उस पर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। मैं पीपीटी शेयर करूँगा, उसमें आप वो पढ़ सकेंगे। एक्सेस फ्लोराइड जो है उसकी वजह से डिस्कलर होते हैं टीथ। जो अगर फ्लोराइड का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है, जब बच्चे या हम स्वेलो करते हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन से एल्यूमिनियम जो है वो ब्रेन में पहुंचता है, मतलब एल्यूमिनियम का एब्जॉर्प्शन होकर वो ब्रेन में चला जाता है। और हम सबको पता है कि एल्यूमिनियम का एब्जॉर्प्शन होकर अगर ब्रेन में जाता है तो अल्जाइमर्स डिसीज, जैसे भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। उसके बाद और ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट अगर जाता है तो मसल डिजनरेशन या मांसपेशियाँ या लिगामेंट और स्नायु जो है वो टूटते जाते हैं। और कुछ रिसर्च में ऐसा भी सामने आया है कि कैंसर तक जो है वो फ्लोराइड की वजह से जो है वो होता है। उसके बाद जो हम टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं वो जनरली 3 से 4 महीने बाद जो है वो चेंज कर देना चाहिए। ऐसा कैनेडियन डेंटल एसोसिएशन या काफ़ी सारे डेंटल एसोसिएशन जो है उनका रिकमेंडेशन होता है। और जनरली हम इंडिया में आमतौर पे इतने फ्रिक्वेंटली काफ़ी लोग जो है वो टूथब्रश चेंज नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो रिसाइकल प्लास्टिक से बनता है और इट कैन कॉज कैंसर। इसलिए जनरली 3 से 4 महीने बाद टूथब्रश जो है वो चेंज कर देना चाहिए। सारे फैमिली के टूथब्रश एक ही जगह पे हम रखते हैं जनरली। उससे क्या होता है, ये हमने कोरोना में देखा है कि एक का इन्फेक्शन दूसरे को लग सकता है। इसलिए हर एक का ब्रश सेपरेट होना चाहिए और वो उसकी जगह सेपरेट होनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर हम जो कैप रखते हैं वो एटलीस्ट कैप जो है वो उसके ऊपर हमें रखनी चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद दंत धावन के लिए जो एग्जांपल्स है उसके फोटोग्राफ्स मैंने रखे हैं। वो टेक्निकल इसकी वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई। सिनेमोम है, दालचीनी की पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं, नीम का दातुन हम यूज़ कर सकते हैं जो कफ और पित्त दोनों को कम करता है। एक करंज, जिसको गुजराती में कंजी भी बोलते हैं, मराठी में करंज बोलते हैं। तुरिया रस का होता है, पंजेंट है, जो कफ को काफ़ी अच्छा कम करता है। फिर बबूल का पेड़ है, उसका दातून या जेठीमध ज्येष्ठमध जिसको बोलते हैं उसका दातून यूज़ कर सकते हैं हम। आम के टहनियाँ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर गाय का जो गोबर है उसका मिट्टी बना के उसमें सेंधव नमक डाल के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला की पाउडर है, उसमें जिसको एलम स्फटिका या तुरटी मराठी में बोलते हैं, वो नमक या मरी के साथ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जिह्वा निर्लेखन बताया गया है। जिह्वा निर्लेखन यानी कि जो हम टंग क्लीनर इस्तेमाल करते हैं उसका वर्णन आयुर्वेद में बताया है, जिसको जिह्वा निर्लेखन कहा जाता है, कि जो मुंह की अरुचि या कड़वापन या स्वाद जो है उसको वापस लाता है और मुख की दुर्गंधी जो है उसको दूर करवाता है। अभी कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिसको दंत धावन नहीं करना चाहिए या फिर दातून जो है वो नहीं करना चाहिए? जनरली जिन लोगों को इंडाइजेशन हुआ है, अजीर्ण है, उल्टी हो रही है, अस्थमा की बीमारी है, बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत ज़्यादा बुखार है, अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस है, मुंह में छाले पड़ गए हैं जैसे स्टोमेटाइटिस जिसको बोलते हैं, तो इन सब लोगों को दातून जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद ने बताया है। दातून के बाद ठंडे पानी से मुंह और आँखों को साफ करने का विधान जो है वो आयुर्वेद में बताया है। मुंह और आँख साफ करने के बाद अंजन जिसको बोलते हैं, अंजन यानी कि कुछ लोग सुरमा या काजल लगाना बोलते हैं, तो उसमें कॉलेरियम या अंजन जो है वो रोज करने के लिए बताया गया है, जिसको सुरमा कहते हैं। उससे आँखें जो है वो साफ होती है, जो भी कचरा होता है वो निकल जाता है। रसांजन जो है वो दारू हल्दी नाम की एक वनस्पति है, उससे रसांजन बनाया जाता है। तो वो आँखों को अच्छे से साफ करता है, पर वो वीक में एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार करना है, बराबर। आज मुझसे ही शुरुआत करते हैं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं कि जिनको चश्मा है, या बहुत लोगों को मोतिया बिंदु है, या बहुत आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम आँखों की ये जो क्लिनजिंग प्रोसेस या आँखों की डिटॉक्सिफिकेशन जो ये प्रोसेस है, जो अंजन जिसको बोलते हैं, कि जो
स्त्रावन करती है या सब कचरा निकाल देती है, ये हम करते ही नहीं है। इसकी वजह से भी आँखों की इतनी बीमारियाँ जो है वो आज बढ़ गई है। उसके बाद एक अच्छी सी और बड़ी एक प्रोसेस है जिसको नस्य कहा जाता है, जो एक आयुर्वेद में पंचकर्म या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी है, और उसको डेली करने के लिए भी बताया गया है। जो प्रतिमर्श नस्य उसको कहा जाता है कि डेली 2 गाय की घी की बूंद या फिर एक अनु तेल करके एक तेल आता है, उस तेल की 2 बूंदे नाक में डालना, तो ये डेली प्रतिमर्श नस्य होता है। उसके बाद गंडूश, गंडूश को ऑयल पुलिंग या गार्गलिंग ऐसे भी कहा जाता है। माने जैसे हम कुल्ले करते हैं या मराठी में जिसको बोलते गुळण्या करते हैं, तो जो पानी है वो हम मुंह में भर के इधर उधर घुमाते हैं। जो मुंह में पानी भर के इधर उधर घुमाते हैं उसको बोलते हैं कवल, और मुंह में ऐसे भर के रखना है, ऐसे हिलाना नहीं है, तो उसको बोलते हैं गंडूश। तो ये जो मुंह में अलग अलग दवाइयाँ भर के रखने का बोला गया है, जैसे तिल का तेल है, शहद है, दूध है, अलग अलग दवाइयों का काढ़ा है। जैसे कि किसी को अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं तो उसको पंचवल्कल या त्रिफला का काढ़ा भर के रख सकते हैं। किसी को फाइब्रोसिस हुआ है या किसी को मुंह का कैंसर है, उसके थेरेपी के बाद फाइब्रोसिस है, तो उसके लिए उस हिसाब से दवाइयाँ जो है वो गंडूश में इस्तेमाल की जाती है। पर एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर गंडूश करना है या ऑयल पुलिंग करना है, उसके लिए तिल का तेल जो है वो सबसे बेस्ट है। गर्म पानी में तिल का तेल लेना है और उसको मुंह में भर के रखना है, और वो कब तक भरना है, तो हर एक बंदे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। आयुर्वेद में इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि कब तक करना है, कि भाई उस बंदे के आँख में से पानी न आ जाए तब तक, या आँख में से दोषों का स्त्राव नहीं हो जाए तब तक जो है वो मुंह में पानी भर के रखना है, पानी और तेल। तो मेरी कैपेसिटी अलग होगी, दूसरे की कैपेसिटी अलग होगी, किसी की और की अलग होगी, तो उस हिसाब से उतनी देर तक ही हमें वो ऑयल पुलिंग या गंडूश जो है वो हमें करना है। तो ये क्या होता है, इससे डेंटल सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है। जो खट्टा या आइसक्रीम या ठंडी कोई भी चीज़ खाने से जिन लोगों को दांतों में झंझनाहट, मसूड़ों में झंझनाहट होती है, मसूड़े दर्द करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ऑयल पुलिंग या गंडूश जो है वो बहुत अच्छी थेरेपी है। अलग अलग बीमारी के हिसाब से हम उसमें इरीमेदादी तेल है या खदीरादी है या और कोई भी अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल जो है वो इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये एक अच्छी थेरेपी है जो डेंटल सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना रखते हैं। आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। डेली जो भी अपडेट है उसके लिए हमारा श्यामलोचन आयुर्वेद का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आज आया है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई, तो वो हो जाए, ऐसे हम ट्राई करेंगे। सभी को शुभ रात्रि और आरोग्यमय रात्रि की कामना। धन्यवाद।